हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने रिसेंट डेज में क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। और यहां पर अगर आप इन कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं या इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। तो आज की वीडियो जो है वो हमेशा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिलने जा रही है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स हैं और क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माइंडट्री के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं और माइंडट्री का जो प्रॉफिट है वो 27.5% से ग्रो कर चुका है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की फिगर की बात की जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 508 करोड़ का है। अगर मैं माइंडट्री के इस प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये बहुत ज्यादा है पहले के कंपेरिजन में। और इसी के साथ साथ माइंडट्री के इस प्रॉफिट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया है। तो माइंडट्री के प्रॉफिट जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं वैसे फ्यूचर में भी इंक्रीज होंगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स में तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। और वहीं पर इन्फोसिस के नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% से इंक्रीज हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कुछ नई गाइडलाइंस पास की हैं जो इनके बिजनेस करने में हेल्प करेगी और इसकी वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट्स और शेयर्स में इंक्रीज आएगा। इन्फोसिस जो है वो इंडिया के आईटी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो बहुत सारे आईटी के ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करती है। और इसी की वजह से बहुत सारी फॉरेन करेंसीज जो है वो इंडिया में आती हैं। और अगर आप लोगों ने रिसेंट डेज में आईटी सेक्टर के शेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो आईटी सेक्टर के शेयर्स और इसी के साथ साथ आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वहां पर ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई दी है, क्योंकि डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है और मार्केट में रिसेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज की वैल्यू जो है वो डाउन हो चुकी थी। लेकिन अगर आप इन्फोसिस जैसी कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 5 से 6 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इसके ऊपर आप बहुत ही ज्यादा रिटर्न कमाएंगे। तो होप करता हूं कि आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहा है कि इन्फोसिस जो है अपने इन्वेस्टर्स को 16.5 रुपीज का डिविडेंड देने वाली है, लेकिन इस डिविडेंड की अनाउंस डेट क्या होगी, रिकॉर्ड डेट क्या होगी, ये अभी भी क्लियर नहीं है। तो इन्फोसिस के फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं और डिविडेंड भी बहुत ही जल्दी मिलेगा। अगर आपने इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपने अभी तक इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लो। डिमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन्फोसिस के बारे में तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इन्फोसिस ने बायबैक डिक्लेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस बहुत सारे शेयर्स को मार्केट से रिटर्न लेने वाली है और एस्टिमेट्स के हिसाब से इस बायबैक की वैल्यूएशन हो सकती है 9300 करोड़ की। लेकिन इस बायबैक में शेयर्स का अमाउंट क्या होने वाला है और कितने शेयर्स बायबैक किए जाएंगे इसके रिगार्डिंग में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है। और जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है तब मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट किया है या करने वाले हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोल इंडिया लिमिटेड प्लान कर रहा है 1190 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए, वो भी राजस्थान में। स्पेसिफिकली राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में अपना प्लांट सेटअप करने वाले हैं, जिसके एस्टिमेट वैल्यूएशन अभी तक पता नहीं चली है कि कितने का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ा होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके शेयर्स की ग्रोथ भी हो और इसी के साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिले, तो आपको कोल इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप लोगों ने आज के मार्केट क्लोजिंग पर इंडियन रुपए की वैल्यू को ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि इंडियन रुपए की जो वैल्यू है वो लगातार गिरते जा रही है। आज के मार्केट क्लोजिंग पर फिर से इंडियन रुपए की वैल्यू गिर चुकी थी और मार्केट के क्लोजिंग पर इसकी वैल्यू हो चुकी थी 82.35 रुपीज के आसपास, जो कि पिछले क्लोजिंग से काफी ज्यादा है। अगर इंडियन रुपए की वैल्यू इसी तरीके से गिरते रही तो इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ेगा और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएगी। ब्लैक रॉक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने के बाद ब्लैक रॉक के जो शेयर्स थे वो बहुत तेजी से गिरते गए, क्योंकि इस रिजल्ट्स में ये पता चला है कि ब्लैक रॉक का जो प्रॉफिट है वो 16% से गिर चुका है। जब भी किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर जाता है तो यहाँ पर उस कंपनी के शेयर्स भी डेफिनेटली गिरते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जहां पर उसे कंपनी को प्रॉफिट ना होते हो। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देता हूं कि ब्लैक रॉक के शेयर जो है वो अभी अपने ऑल टाइम लो के आसपास हैं या बहुत ज़्यादा इसमें डाउनफॉल आया है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम प्राइस पर बहुत ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा पता है, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आएगा और डाइवर्सिफिकेशन आने पर आपके रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज होते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी फॉरेन कंपनीज में, तो यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस ने भी अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है, वो भी 5 से लेकर 25 बेसिस पॉइंट तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से लेंडिंग रेट जो है वो बहुत कम हो चुकी है। बहुत सारे बैंक के पास लोन
लोन प्रोवाइड करने के लिए फंड्स ही नहीं है। तो फंडिंग रेज करने के लिए बहुत सारे बैंक लगातार एफडीज के रेट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं ताकि लोग एफडी करना शुरू करें, और एफडी करना शुरू करते हैं तो बैंक के पास पैसा आता है और बैंक इसी पैसे से बिजनेस करती हैं। ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, आपको क्या लगता है, एफडीज करना या इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में? आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जेएम फाइनेंशियल की रिसर्च रिपोर्ट ने बायोकॉन के शेयर्स को बाय रेटिंग देते हुए ये कहा है कि बायोकॉन के शेयर्स जो हैं वो 395 के लेवल को टच कर सकते हैं। करंटली इस कंपनी के शेयर्स 262 रुपीज़ के आसपास चल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में ये शेयर जो है वो 395 तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बायोकॉन के शेयर्स में इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, और ऐसा मैंने किया था, ऐसा जेएम फाइनेंशियल्स की रिसर्च रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च भी करनी है कि सच में बायोकॉन के शेयर्स इतना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 1, आपको टोटल क्रेडिट कार्ड की लिमिट का सिर्फ और सिर्फ 30% तक का इस्तेमाल करना है। चलो मान लेते हैं कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है, तो आपको मैक्सिमम 33,000 का इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है आपके सिविल स्कोर पर पड़ेगा। नंबर 2, जब कभी भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर कन्वीनियंस फीस ज्यादा लगती है और इसकी वजह से आपका जो एक्सपेंसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड के लोन को ट्रांसफर नहीं करवाना है, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड के लोन को ट्रांसफर करने पर भी चार्ज लेते हैं। अगर आप लोन को ट्रांसफर करके भी चार्ज पे कर रहे हैं तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को ही पे कर दें। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, आपको कुछ नया पता चला है कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।